धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 8 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बता दें आपको, कल यानी कि 14 दिसंबर की शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच YouTube का सर्वर पूरी तरह काम करना बंद कर चुका था, जिसके चलते आप लोग 1 घंटे तक YouTube नहीं देख पाए थे। यानी कि उसके साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा चैनल हैक हो गया 2019 में, पिछले साल। तो क्या फ़र्क पड़ गया? 1.5 महीने तक धाकड़ खबर बंद रहा था। आप लोगों ने धाकड़ समाचार देखा और उसको 1 महीने में 2.5 लाख चैनल का 2.5 लाख सब्सक्राइबर का चैनल बना दिया। उस प्यार के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम उस पर भी काम करते हैं, कभी कभी कुछ खबरें उधर भी डालते हैं और इधर भी डालते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग लगातार कह रहे हैं कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता, जबकि दिन भर में हम 7-8 वीडियो डालते हैं, नोटिफिकेशन किसी एक का पहुंचता है। उसका आसान तरीका ये है, आप लोग 7827106950 यानी कि 7827106950 पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। अपना नाम, ज़िला, कस्बा, गांव और अपना स्टेट लिखकर हम आपको लिंक शेयर कर दिया करेंगे आपके व्हाट्सएप पर ही। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर कुणाल कामरा से जुड़ी हुई आ रही है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, साहब कुणाल कामरा का तो बताइए, उनके मामले में होगा क्या? तो हमने सर्च किया, निकाल के ले आए उस खबर को कि कुणाल कामरा के बारे में क्या होने जा रहा है। अटॉर्नी जनरल हैं देश के वेणुगोपाल साहब, बहुत ही सीनियर जो है एडवोकेट्स में माने जाते हैं। उन्होंने मंजूरी यानी कि अनुमति दे दी है, जिसके बाद जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच इस मामले में, जो अवमानना का मामला स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ दाखिल किया गया है, उसकी सुनवाई करेगी। बता दें आपको, जब भी कोई बड़ा मामला फंसता है ना तो अशोक भूषण की बेंच को दे दिया जाता है, क्योंकि पता है ये ईमानदारी से इस मामले पर सुनवाई करेगी, वरना खास मामले किसी और को सौंप दिए जाते हैं। जैसे आप देखिए, अर्णब गोस्वामी की जमानत पर फैसला डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच को दिया गया सुनने के लिए, यहाँ नहीं दिया गया। यहाँ सुनने को दिया गया होता तो शायद कुछ और भी फैसला आ सकता था, क्योंकि जस्टिस अशोक भूषण अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। लॉ के कई सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी ओर से ये पिटीशन दाखिल की गई थी, जिस पर के वेणुगोपाल ने अपनी अनुमति यानी कि इजाज़त दे दी है, जिसके बाद अब इस मामले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी 17 दिसंबर से। बता दें, अर्णब गोस्वामी को मिली जमानत को लेकर पिछले महीने 11 नवंबर को एक के बाद एक कई ट्वीट कुणाल कामरा ने किए थे, जिससे माना जा रहा था कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। बाद में उनसे कहा भी गया कि वो माफ़ी मांग लें। उन्होंने कहा कोर्ट कुछ भी कर ले, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 दिसंबर से जब उनके खिलाफ यह अवमानना का केस चलेगा, क्या वो अपना पक्ष रखेंगे या वो एक तरफा कहेंगे कोर्ट से कि जो फैसला सुनाना हो सुना दें, हम सजा भुगतने को तैयार हैं, हमने जो कहा है हम उससे वापस नहीं हटेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। घने वन क्षेत्र यानी कि जहां जहां पर ज्यादा वन क्षेत्र है, घने वन क्षेत्र में नहीं होना चाहिए खनन। केंद्र व राज्य सरकारों को जारी कर दिया गया है नोटिस, जवाब कर लिया गया है तलब। घने वन क्षेत्रों और इसके अलावा इको सेंसिटिव एरियाज जो हैं, जो खास ऐसे इलाके हैं जो पर्यावरण के हिसाब से बहुत सी सेंसिटिव माने जाते हैं, वहाँ पर खनन नहीं होना चाहिए। किसी तरह के भी खनन पर वहाँ पे रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे इलाके जो हैं उनमें खनन की जो संभावना है वो महज 15% है। यानी कि अगर वहाँ से आपको कोयला निकालना है तो वहाँ से तो 15% कोयला ही निकलेगा जी। 85% कोयला तो बाहरी जगह से निकल रहा, और 85% कोयला जहाँ से निकल रहा वो इतना पर्याप्त कोयला है कि आने वाले 50-60 साल तक भरपाई करेगा। तो भैया 85% से निकाल के 50-60 साल चला लो ना, अभी आगे जाके हो सकता है ऊर्जा का कोई और स्रोत आ जाए, उसके बाद देखा जाएगा। अभी से इस सेंसिटिव जोन को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये कहते हुए एक अर्जी, एक पिटीशन, एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इसको सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े की बेंच सुनेगी। बता दें आपको, अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। उन पर 1 रुपये का
जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने जुर्माना लगाया था, यानी कि उन पर सजा सुनाई थी, जिसका उन्होंने भुगतान कर अवमानना मामले से बच गए थे। दोबारा उनके खिलाफ मामला चालू होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने माफी मांगकर उस मामले से अपने आप को बचा लिया। तो भैया अवमानना लंबी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि एडवोकेट प्रशांत भूषण पे तो 1 रुपये का लगाया, जिसमें कि वो सीधे सीधे सामने अड़ के बोल रहे थे। यहाँ कुणाल कामरा पे क्या कार्रवाई की जाती है, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बसपा नेता की हत्या में आरोपी भाजपा विधायक की नए सिरे से होगी जांच। ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और चुनौती दी गई कि साहब 2015 में बनारस यानी कि वाराणसी यानी कि काशी के चौबेपुर थाने में जो वहाँ का श्रीकंठपुर इलाका पड़ता है, वहाँ के जो बसपा नेता हैं राम बिहारी चौबे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस हत्या के आरोप में जो भाजपा के विधायक हैं सुशील सिंह, उनको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। तो इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो हम इस क्लीन चिट को सिरे से नकारते हैं। ये कोई जांच है? ये कोई जांच करने का तरीका है? ये जांच की गई है, मतलब सिरे से उठा के उस जांच को कूड़े में डाल दिया। कहा कि इस पर नए सिरे से जांच होनी चाहिए। पहले तो सीधे ये जांच सिर्फ दिखावा लगती है, जांच नहीं की गई है, लगता है सच्चाई को छुपाने के लिए जांच की गई है। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर ये खबर बताऊँगा। कभी आप जाइए एसएसपी के यहाँ, अपने ज़िले के जो भी हैं, जाके कि माई बाप, हाँ जी फलाने सिपाही ने जी हमारे साथ ऐसा कर दिया जी, फलाने दरोगा जी ने हमारे साथ ऐसा कर दिया जी, देखो हमारे मुकदमे की जाँच सही ना करी जी। तो उसकी शिकायत जानते हैं किसे दी जाती है? पुलिस अधिकारी को। अब पुलिस की जांच पुलिस क्यों कर रही है? ये सिस्टम कब सुधरेगा आखिर? अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, उसमें पुलिस का एक अधिकारी रखा जा सकता है, प्रशासनिक का एक अधिकारी होना चाहिए, एक कोई उस इलाके का कोई वकील होना चाहिए, उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति होना चाहिए, तभी तो जांच होगी। पुलिस से पुलिस की जांच करवा रहे, यो हाल है। खैर, यहाँ पे जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने इस मामले को समझा कि दोबारा से अगर उन्होंने आदेश दे दिया पुलिस के खिलाफ ही पुलिस की जांच करने का, तो होके निकलने का कुछ नहीं है। तो इसलिए जस्टिस आरएफ नरीमन और उनके साथ जस्टिस नवीन सिन्हा और उनके साथ जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा भैया ऐसा है, पुलिस वाले से तो जांच करावेंगे, लेकिन एसआईटी बना के जांच करावेंगे। और ये एसआईटी 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और उस रिपोर्ट पर, उस जांच पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से अपनी निगरानी रखेगा। आईपीएस सत्यार्थ अनुज पंकज के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई जाएगी, जिसे एसआईटी कहा गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वो अपनी मनपसंद के अधिकारी को चुन सकते हैं, उस बात की उनको इजाजत दी जाएगी। 2 महीने के भीतर ना जी उन्हें अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। बता दें कि चंदौली की सैयद राजा विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक हैं सुशील सिंह, और उन पर आरोप है कि बसपा विधायक की हत्या उन्होंने करवाई है। तो उसमें उनकी भूमिका की जांच होनी है, लेकिन क्लीन चिट दी जा चुकी है। वैसे उत्तर प्रदेश में क्लीन चिट देने का सबसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड अगर कहीं बना है तो वो बना है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसमें गिरकर डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई कि साहब ये नगर निगम जो यहाँ है अलीगढ़ का, इसकी लापरवाही की वजह से हुई है। यहाँ के कमिश्नर पे और मेयर पे यानी कि महापौर पे मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस ने कहा ठीक है जी करवा दो मुकदमा। 4 घंटे के भीतर ही मुकदमा एक्सपंज कर दिया। 4 घंटे के भीतर ही, मतलब 4 घंटे में मुकदमा खत्म। तो ऐसी जांच आपने कहीं देखी इतिहास में? अवार्ड मिलना चाहिए अलीगढ़ की पुलिस को, खासकर उत्तर प्रदेश के पुलिस। आदित्यनाथ योगी के राज में ना भाई साहब 4 कदम आगे कूद के काम करती है, रोज एनकाउंटर करती है, किसी ना किसी को मारी गिरावे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोयला खदानों की वर्चुअल नीलामी पर फंस सकती है मोदी सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो जनवरी से इस मामले में सुनवाई करेगी। बता दें आपको, जो खदानें हैं झारखंड की, उनकी वर्चुअली नीलामी कर रही है मोदी सरकार, और उसमें प्रदेश सरकार को कर दिया पूरी तरह बाईपास। प्रदेश सरकार यानी कि जो झारखंड की सरकार है, जिसे हम कह सकते हैं हेमंत सोरेन की सरकार, वो पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। उसने केंद्र सरकार के इस फैसले को दे दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को मान लिया है गंभीरता से और कहा कि भैया हम रोक लगा रहे हैं, कहीं पर भी झारखंड में जमीन की खुदाई नहीं होनी चाहिए। ये कहा है जो वर्चुअली नीलामी के जरिए खदानों का आवंटन किया गया है। और इसके अलावा जो खदानें बंद पड़ी हुई हैं उनको रीग्रास कराने की कोशिश ना की जाए, ये कहा है। तो झारखंड सरकार पहुंची थी वर्चुअल तौर पर खदानों की नीलामी को चुनौती देती हुई सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया, नोटिस जारी कर दिया। देखेंगे इस मामले में होगा क्या, जनवरी में सुनवाई होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं।
अब वो खबर जो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों के मुंह पर तो तमाचा लगाएगी ही, क्योंकि अब वो नहीं दिखाएंगे। साथ ही उन लोगों के मुंह पर भी एक तमाचा लगा रही है जो हर रिश्ते को लव जिहाद से जोड़कर देख रहे हैं। खबर मुरादाबाद से आ रही है। आप जानते हैं मैं कभी जिला अदालतों की खबर को आपके सामने नहीं रखता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की खबरें ज़्यादातर आपके सामने रखता हूं, लेकिन ये खबर ऐसी है, इससे आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। कुछ ही दिन पहले की बात थी, 6 दिसंबर की घटना थी। एक लड़की जिसका नाम पिंकी, वो जा रही है बाजार में अपने पति के साथ। अचानक बजरंग दल के गुंडे कहा जाएगा, उनको इंसान तो कहा नहीं जा सकता, गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की हिंदू है और इसके साथ जो जा रहा है ये मुसलमान है। उसके साथ मारपीट करते हैं, हंगामा शुरू कर देते हैं। इसने इस लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया, इस लड़की को बहला फुसला के शादी कर दी है, ये लव जिहाद हुआ। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और बजरंग दल के प्रेशर में आके लड़की के पति और जेठ को उठा के जेल में डाल देती है। और लड़की चीखती रहती है कि मैं गर्भवती हूँ, 3 महीने का मेरे पेट में गर्भ है, मैंने जुलाई में शादी की, अपनी मर्जी से शादी की है, मुझ पर किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया, ना ही मैंने अपना कोई धर्म परिवर्तन किया है और मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन पुलिस ने कहा हम ना सुनने गए तेरी, हम तो बजरंग दल वालों की सुनेंगे। इस लड़की को नारी निकेतन में डाल दिया। वहाँ से खबरें भी आई कि इस लड़की का ज़बरदस्ती गर्भपात करा दिया गया, लेकिन बाद में बाल आयोग इस मामले में एक्टिव हुआ। उसने कहा नहीं, लड़की का गर्भ अभी सही सलामत है। अब इस लड़की को कोर्ट में पेश किया जाना था जी। कोर्ट से भी तो पुलिस को प्रक्रिया करनी थी पूरी। तो कोर्ट में लड़की गई और इसने बयान दिया कि मेरा नाम पिंकी है, मैं बालिग हूँ, मैंने अपनी मर्जी से अपने पति राशिद से शादी की। इसके बाद कोर्ट ने पिंकी को राशिद के साथ भेज दिया है, कहा कि अपने ससुराल जाए। अब जो भोंपू मीडिया वाले हैं, क्या वो कहीं डूब मरेंगे, या ये जो दंगाई हैं जो सड़क चलते किसी को पकड़ के लव जिहाद के नाम पे अपनी नौटंकी करते हैं, वो कहीं डूब मरेंगे क्या? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक वेब सीरीज आई है, उसके 2 सीरीज आ चुके हैं। आश्रम है, आप देखिएगा ज़रूर, काफ़ी अच्छी सीरीज़ बता रहे हैं। हालांकि मैं जानता नहीं हूँ वेब सीरीज़ के बारे में, ना ही मैं OTT पोर्टल पे जाके कभी देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास फुर्सत ही नहीं होती है। सोचता हूँ अखबार ही पढ़ लूँ, TV देख लूँ, कुछ चीज़ें खंगाल खुंगूल के आपके लिए लिया हूँ। आप ही को तो लगता होगा ना कि कोर्ट बुलेटिन 10 मिनट में आपके सामने रख दिया। तमाम चीज़ों को ढूंढना, निकालना, पढ़ना, समझना घंटों घंटों का काम है, लेकिन आपकी नज़र में आई और ख़त्म हो गई। यही तो मिजाज बन गया है लोगों का, और ये बनाया है मीडिया ने। तो वो वेब सीरीज़ काफ़ी जो है मशहूर हो रही है, लाखों की तादाद में लोग उसको देख रहे हैं। अब उस वेब सीरीज़ के खिलाफ राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल कर दी गई। कहा गया है कि साहब जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि आश्रम के अंदर जो बाबा हैं वो धर्म की आड़ में महिलाओं का, लड़कियों का शारीरिक शोषण कर रहे हैं, ये तो हमारे धर्म का अपमान है। इसके चलते जो है प्रकाश झा को नोटिस जारी कर दिया गया, जो फिल्म बनाने वाले हैं, अच्छे खासे डायरेक्टर हैं। वैसे जो बिहार की पृष्ठभूमि पे फिल्म बनाते हैं ना, प्रकाश झा, देखिए आप उनकी फिल्में जो उन्होंने बनाई गंगा जल, जो उन्होंने बनाई अपहरण, ये तमाम फिल्में ऐसी फिल्में हैं कि आपको देख के ऐसा लगता है कि बिहार की पृष्ठभूमि को अगर कोई समझ सकता है तो वो है प्रकाश झा, उनसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। तो उनको नोटिस जारी कर दिया है। इस फिल्म में बॉबी देओल हैं तो उनको भी नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले में उनको कहा गया है कि भैया जनवरी में आ जाओ। तो 11 जनवरी को अब उन्हें जाके कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि उससे पहले ही उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि हम भी हिंदू हैं और हमने किसी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया है। जो सच है वो दिखाया है कि धर्म के नाम पर जो लोग कुछ पाखंड करते हैं, प्रपंच करते हैं, उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है, जो पहले से ही तमाम चीज़ें पब्लिक डिस्कोर्स में हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं आयुष डॉक्टर, ये कहना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, इसको दोबारा से सुनिए। कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं आयुष डॉक्टर, यानी कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं वो कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते हैं, ये कहना गलत है। भाई सरकार ने कुछ चीज़ों की इजाज़त दी है, अनुमति दी है, वो दवाई वो लिख सकते हैं, वही तो है कोरोना का इलाज करना। लेकिन उनको दवाई के तौर पे नहीं बता सकते हैं, वो उनको इम्यूनिटी बढ़ाने के तौर पे बता सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बाबा रामदेव की दवाई आई, हंगामा मच गया, तो बाबा रामदेव ने पैर पीछे को खींचा और कहा जी दवाई ना जी हो, कोरोनिल जो है वो कोरोना का इलाज ना, ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, हम पिला रहे हैं, आपके अंदर से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और कोरोना आप पे हावी नहीं हो पाने का। तो उसी तरीके से केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि आयुष मंत्रालय ने 6 मार्च को जो आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक आयुष जो डॉक्टर हैं वो कुछ दवाइयों को लिख सकते हैं मरीजों के लिए, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लिख सकते। ना ही उसके अलावा वो किसी और दवाई का प्रचार प्रसार कर सकते हैं कि साहब ये दवाई जो है कोरोना का इलाज कर देगी या नहीं कर देगी, और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर ही बताकर उसको वो लिख सकते हैं। ये सब जब जो है आयुष मंत्रालय ने क्लियर कर दिया है, तो क्यों कहा जा रहा है
कि आयुष डॉक्टरों को कोरोना का इलाज करने नहीं दिया जा रहा। तो ये फैसला केरल हाई कोर्ट ने दे दिया। एक साहब हैं, उनका नाम मैं आपके सामने बताने की कोशिश करता हूं। वैसे उसी फैसले पर केरल हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी और साफ कर दिया है कि डॉक्टर जो है वो उतना ही इलाज कर सकते हैं जितना आयुष मंत्रालय ने इजाज़त दी है। एक डॉक्टर महोदय AKB सद्भावना, उनका मिशन स्कूल ऑफ होमो फार्मेसी के नाम से ये संस्था है, वो उनकी ओर से ये केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि केरल हाई कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये इस बुलेटिन की आखिरी खबर है जो एम्स से जुड़ी हुई आ रही है। एम्स भारत का वो संस्थान जो दिल्ली के अंदर स्थित है, जहां लोग दूर दराज से अपना इलाज कराने आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सरकार के दौर में हालत क्या हो गई है। डॉक्टर कोरोना के दौर में हड़ताल कर रहे थे, उनके पास PPE किट नहीं था, मास्क नहीं था, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी। अब ऐसी ही हालत में यहाँ की नर्सेज आ गई हैं। सोमवार से वो हड़ताल पे चली गई हैं। उधर किसान बैठे हैं, उधर रिटायर्ड फौजी बैठे हैं, उधर अर्धसैनिक बल बैठे हैं, उधर जो व्यापारी वर्ग है वो साथ आ रहा है, ट्रांसपोर्टर साथ आ रहा है। लेकिन सरकार कह रही है सबको भड़का दिया है, सुन नहीं रही है, क्योंकि वो अपनी एक कहानी गा रही है और पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे रही है। उसे पता है कि यहाँ पे आके हमारे से ज़्यादा अच्छी बैटिंग कोई नहीं कर सकता है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट ने नर्सों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स प्रशासन की ओर से दाखिल उस पिटीशन के बाद नर्सों की हड़ताल पर रोक लगा दी है और सुनवाई की तारीख 18 दिसंबर तय कर दी है, जिसमें कहा गया है कि साहब हम तो पहले ही सुन रहे जी, उनकी जो मांगे हैं विचार कर ही रहे हम उन पे, जब हमारा विचार ही पूरा नहीं हुआ आप लोग, जब हमने उनका निपटारा ही नहीं करा, तो ऐसे में क्यों कर वो हड़ताल पे जा सकें। तो ये कहते हुए पिटीशन दाखिल की गई। इस पर जस्टिस नवीन चावला ने कहा ठीक है, हम इस हड़ताल पर रोक लगा देते हैं, इनको नोटिस जारी कर देते हैं, 18 दिसंबर को इनको बुला लेते हैं, ये हड़ताल नहीं कर सकती है। लेकिन आपको अलग से खबर बता रहा हूँ, ये कोर्ट बुलेटिन में शामिल करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक लाइन है, इसको समझना जरूरी है। एम्स नर्सिंग यूनियन ने सोमवार से हड़ताल शुरू की है। आज वो दूसरे दिन भी हड़ताल पे हैं। यहाँ के जो डायरेक्टर हैं रणबीर गुलेरिया, उन्होंने इनको वापस बुलाने के लिए इमोशनली एक वीडियो वायरल भी किया है। लेकिन बावजूद इसके जो यहाँ पे दिल्ली नर्सिंग यूनियन है, दिल्ली नर्सिंग संघ जो है वो अब एम्स नर्सिंग यूनियन के साथ आ गया है। उसने कह दिया है कि पिछले 10 सालों के दौरान नर्सों की बेहतरी के लिए, उनके वेतनमान के लिए कोई काम नहीं हुआ। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो नर्सों वालों, आप देख रही हैं मोदी जी ना चांद पे घर बनाने की बात कर रहे हैं, अब इंडिया को वहीं ले जाकर बसावेंगे वो, और आप कह रहे हो कुछ हुआ नहीं 10 साल में। इनको भी किसी ने भड़का दिया होगा, विदेशी ताकतें इनके पीछे भी काम कर रही होंगी। हो सकता है इनके बीच से भी कोई नक्सली, खालिस्तानी, पाकिस्तानी जिहादी निकल के आ जाए। बने रहिएगा डॉक्टर खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।